हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 23 सितंबर 2018 को जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है ना इस सीरीज़ का 11वां पार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। देखिए, बल की इकाई न्यूटन है, ये सबको जानता है। जूल किसकी इकाई है, तो जूल होती है ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का या फिर कार्य का। वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का यानी कि पावर का। और पास्कल किसका होता है, यानी कि दाब यानी कि प्रेशर का, ठीक है। देखिए, बच्चों में ना ये जूल और वाट में बहुत कंफ्यूज होता है, जूल का और वाट में बहुत कंफ्यूज होता है। इसको कैसे याद कीजिएगा। देखिए, आप लोग शक्तिमान देखते होंगे, बचपन में सबको शक्तिमान देखा है। शक्तिमान क्या करता था, अपने जो दुश्मन होता था ना, यानी कि विलेन जो होता था, उसका वाट लगा देता था। क्या करता था, वाट लगा देता था। तो शक्ति का क्या हो गया, वाट हो गया। अगर आपको एक याद हो गया कि शक्ति का अगर वाट हो गया तो ऊर्जा का क्या होगा, जूल होगा। अपने आप आपको मालूम हो जाएगा, यानी कि एनर्जी का जूल हो जाएगा और पावर का वाट हो जाएगा। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो रेसिस्टेंस बराबर हम लोग को पता है रो एल बटे ए होगा, ठीक है। एल क्या है, तार का जो लेंथ होता है। रो क्या है, तार के जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जिस मटेरियल से बना है तार, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और ये क्या है, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। देखिए, अगर एल जो अगर बढ़ेगा, अगर लंबाई को हम लोग तार को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एल अगर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, एल घटेगा तो आर घटेगा। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर बढ़ा रहे, अगर मोटा कर दे रहे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा मोटा कर देंगे तो क्या होगा, आर कम हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कम कर देंगे तो आर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसकी लंबाई के समानुपात होता है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपात होता है। डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। देखिए, ये तो जानते हैं कि वोल्ट मीटर को समांतर जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर कोई श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, करंट आई जा रहा है। अगर किसी को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब जला दिए, यहाँ पे एक बल्ब जला दिए, यहाँ पे एक बल्ब जला दिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कट कर दिए, अगर हम इस जगह पे कट लगा दिए एक, यानी कि यहाँ पे ये जो करंट है, करंट को यहाँ पे रोक दिए। जैसे रोकेंगे तो अब ना तो यहाँ पे जलेगा, ना तो यहाँ पे जलेगा, ना तो यहाँ पे जलेगा, कहीं नहीं जलेगा। अगर अब हम यहाँ ना रोक लगा के अगर हम यहाँ पे रोक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर भी ना तो ये जलेगा, ना तो ये जलेगा, ना तो ये जलेगा। अगर यहाँ पे रोक लगा देंगे फिर भी कोई सा भी नहीं जलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग श्रेणी क्रम में किसी भी उपकरण को लगाए हैं और अगर कहीं भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो पूरा का पूरा लाइट ख़त्म, यानी कि पूरा का पूरा जो पावर है ख़त्म हो जाएगा। हम लोग दिवाली भी जो पहले, जब चाइनीज़ बल्ब नहीं आया था, उससे पहले जब भी हम लोग जलाते थे, वो जो झालर जैसा होता था ना, जो बल्ब जो छत्ता में हम लोग टांगते थे, एक ख़राब हो जाने के बाद पूरा का पूरा नहीं जलता था। फिर उसको हम लोग छांटते थे, कौन सा गया, फिर उसको जोड़ते थे, फिर पूरा जलने लगता था। तो वो जो होता था ना, वो क्या था, वो सब श्रेणी में जोड़ा होता था, ना कि समांतर में। समांतर में क्या जोड़ा हुआ था, तो वोल्ट मीटर। और हम लोग के घर का जो वायरिंग होता है ना, वो भी समांतर क्रम में होता है, लेकिन फ्यूज़ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए, अब देख लेते हम लोग समांतर क्रम को। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे करंट आई जा रहा है। अगर हम लोग इसको कट कर दिए, अब यहाँ पे बल्ब जला है, यहाँ पे एक बल्ब जला दीजिए, यहाँ पे जला दीजिए, यहाँ पे जला दीजिए, यहाँ पे जला दीजिए, यहाँ पे जला, कहीं भी जला दीजिए, हर जगह जला दीजिए। अगर यहाँ पे कट लगा दिए तो क्या करेगा, करंट तो यहाँ से जाएगा। अब देखिए, करंट तो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा करंट। देखा, यहाँ पे कट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इधर करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, ये सब जलेगा। ये वाला नहीं जलेगा, लेकिन ये जलेगा, ये जलेगा, सब जलेगा। अब अगर करंट को हम यहाँ पे हम रोक दे रहे हैं तो यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, लेकिन सिर्फ ये वाला नहीं जलेगा, बाकी सब जलेगा। इसी तरह से घर में भी होता है कि घर में अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ जल गया, कोई पंखा जल गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरा घर को डिस्टर्ब कर दे, नहीं, सिर्फ वो पंखा नहीं चलता, बाकी पूरा घर का लाइट रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग घर में समानांतर क्रम में जो वायरिंग किया जाता है उसका, ठीक है।
4 रक्त समूह दे रखा है, ए बी और ओ, ठीक है। ए बी और उसका जो जीन है, जीन का समूह का आनुवांशिकता को जो नियंत्रित करता है उसको आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई से दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना कि ये जो ब्लड ग्रुप है उससे किस जो जीन समूह है उससे निर्मित होगा। तो इसको अगर आप एक बार में देखेंगे तो आप कर देंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप बढ़िया से ब्लड ग्रुप पढ़े हैं तो आपको आराम से टिक लग करके तुरंत निकल जाते कि अगर ए है तो ए को ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि बी को नहीं आएगा। क्योंकि आइए हम लोग समझाते हैं इसको बढ़िया से। चलिए ब्लड ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका कहने का मतलब है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी ए होगा, बी नहीं हो सकता एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी भी बी ही होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा और ब्लड एंटीबॉडी भी बी होगा। एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर जब भी कोई ए, मान ले तो कोई व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, अगर हम लोग उस पर बी ब्लड ग्रुप वाला को चढ़ा दिए तो इसका मतलब ये है कि इसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है, और ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ जाएगा यानी कि ब्लड को क्लॉट करा देगा, ठीक है। इसी तरह जब किसी ब्लड ग्रुप में ए होता है ना तो उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी भी बी ए ही होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप भी एंटीबॉडी भी बी ही होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी एंटीजन होता है, लेकिन उसमें ब्लड जो है ये ब्लड में उसका एंटीबॉडी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कुछ भी नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। अगर किसी का ए है, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी भी ए होगा। अब ये किसको डोनेट किसको कर सकता है, ये दे किसको सकता है? देखिए ए वाले को तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर का आदमी है, ए वाला को दे दिया। ए बी को भी दे सकता है, क्यों? क्योंकि ए बी को हम इसलिए दे सकते हैं ना क्योंकि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसी तरह से ले किससे सकते हैं? देखिए ले सकते हैं, ए से तो हम ले ही सकते हैं, अपना घर का आदमी है, ए से तो ले सकते हैं। और ओ तो सबको देने के लिए तैयार है। लो, ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है, ठीक है। तो ओ तो सबको दे देगा, तो ए के साथ ओ उसको भी दे देगा, बी और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर दिए तो सबसे ले सकता है। अब अगर इसी तरह से किसी के पास बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अब ये किससे ले सकता है? तो देखिए बी वाला से तो ले ही सकता है, बी वाला से तो ले ही सकता है और ए बी वाला से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। दे किसको सकता है? तो भैया दे किसको सकता है? तो बी को तो दे ही सकता है और ओ को भी मतलब ले किससे सकता है? बी से तो ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। ए बी ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये तो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ओ क्या है? ओ सबको दे सकता है, ये तो दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है किससे? सिर्फ ओ से। और दे किसको सकता है? सबको, ठीक है। आप देखिए जैसे कि अभी वहाँ पे पूछा गया था ए कैसे बनेगा। ए बनने के लिए क्या चाहिए? एंटीबॉडी हमको, फिर अगर दूसरा बी वाला आ गया तो फिर वो पूरा ख़त्म कर देगा। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज़, सेम चीज़ लिखी है जो अभी हम वहाँ पे आगे में ऊपर में बताए कि अगर मान लीजिए कोई, इसको एलिस कहा जाता है कि एलील कहा जाता है, ठीक है। आई ए, आई बी और आई जो है जीन जो दे रखा है उसको एलील कहा जाता है। और जिसमें आई ए एलील है, इसका मतलब वो जो एलील है उसमें एंटीजन ए होगा, यानी कि सिंपल से वही ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी है तो एलील क्या है? उसका बी लेके जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। और आई में ना ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। आई का मतलब नोट, यहाँ पे नोट मेरा कोई भी नहीं होगा। अब आई यहाँ पे देखते हैं। हमने अभी कहा कि ब्लड ग्रुप हमको ए का निर्माण करवाना है, ए का निर्माण करवाना है यानी कि हमको एंटीजन ए चाहिए, एंटीबॉडी ए चाहिए। बी से कोई मतलब नहीं, बी को काटो, ये दोनों कट गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो सही कर रखा है लेकिन इसमें आई सिर्फ कर दिया, जबकि यहाँ पे हमको ए चाहिए ब्लड ग्रुप के लिए, एंटीबॉडी ए चाहिए और उसका जो जीन है वो चाहिए, जीन और, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अब जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ का खोज किसने किया था? ए बी ओ का खोज किया था कार्ल लैंडस्टर ने 1900 में, और इसको इसी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को किसने खोजा था? तो ब्लड ग्रुप ए बी को खोजा था डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1902 में खोजा था। आगे चलते, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए निम्न में से कौन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है?
इन सब में से कौन। देखिए इसको आप लोग समझने के लिए ना पोलर और नॉन पोलर में बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। पोलर हम लोग किसको बोलेंगे, पोल कैसे बनता है, पोल बनता है जब कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है तब जाकर कहीं पे पोल बनता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दे देंगे तो पोल नहीं बनेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव दे देंगे तो पोल नहीं बनेगा। पोल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अपोजिट। ठीक है, अब जरा समझिए इस चीज़ को। एक मैं हूँ और एक आप है। ठीक है, एक मैं हूँ और एक आप है। हम लोग दोनों गए कहीं डकैती करके आए और वहाँ से कितना लूटे, 1000 रुपया लूट लिए, 1000 रुपया। अब क्या है, हम लोग को दोनों को बराबर बांटना, क्योंकि दोनों मेहनत ज़्यादा किए हैं, एक ही जितना किए हैं। तो हमने ले लिया 500 रुपया, आपको दे दिए 500 रुपया। इस चीज़ को अच्छा समझिएगा, पोलर और नॉन पोलर में कभी दिक्कत नहीं होगा ज़िंदगी में। ले लिए, क्यों लिए, क्योंकि जितना पावरफुल हम थे, क्योंकि भाई हम लोग डके थे, हम लोग अपने से भी डकैती कर सकते हैं। जितना पावरफुल हम हैं, अगर आप उतना ही पावरफुल आप हैं, इसलिए हम लोग दोनों बराबर बराबर शेयर किए। अगर हम कमज़ोर होते तो आप मेरे वाले से छीन लेते, अगर आप कमज़ोर होते तो हम आपके वाले से छीन लेते। ठीक है, बराबर बराबर किए, यानी कि सेम सेम आ गया, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस आ गया, यानी कि सेम सेम आ गया। यानी कि यहाँ पे पोल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पोल नहीं बनेगा, सेम सेम पोल नहीं बनेगा, अपोजिट में पोल बनता है। सेम सेम आ गया, पोल नहीं बना। यानी कहने का मतलब है ये हम एक एटम है, आप भी एक एटम है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का समान मात्रा में शेयरिंग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का समान मात्रा में शेयरिंग किया जा रहा है तो वो पोल नहीं बनाएगा। ठीक है, अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। फिर एक हम है, आप है, गए डकैती करके आए, 500 बांट लिए। हम थोड़ा सा कमज़ोर थे, आपने क्या किया कि आप मेरे से 100 रुपया छीन लिए। अब 100 रुपया छीन लिए तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 400 रुपया, आपके पास कितना बच गया, 600 रुपया बच गया। यानी कि हम कमज़ोर थे, आप हमसे ले लिए, छीन लिए। यानी कि अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि आप छीन लिए, यानी कि आप मेरे से ले लिए। अब जब ले लेता है कोई चीज़ तो उसके लिए नेगेटिव ले लेते हैं, और जिसको देता है उसको पॉजिटिव। यानी कि अब मेरे पास कैटायन आ गया, आपके पास एनायन आ गया। ठीक है, अब पोल बन गया। क्यों पोल बना, क्योंकि जो एटम हम थे, आप भी एक एटम है, हम भी एक एटम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का समान मात्रा में शेयरिंग नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का समान मात्रा में शेयरिंग नहीं होता है तब जाकर के पोल बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जाकर के पोल बन गया। यानी कि अब देखिए वाटर में क्या होता है, H2O होता है, H2O। एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का, दोनों अलग अलग एटम है। और हमने अभी बोला जब दोनों अलग अलग एटम का रहेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी अलग अलग होगा। यानी कि कोई एक तो कोई पावरफुल होगा ज़रूर, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और एक कम पावरफुल होगा जो कम इलेक्ट्रॉन को रखेगा। यानी कि यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, कहीं पे पॉजिटिव साइन आएगा, और ये पोल बना लेगा। ये तो पोलर है, पूछा गया नॉन पोलर। क्लोरीन में देखते Cl2, यानी कि एक Cl 2 Cl, यानी कि सेम सेम। अगर सेम सेम हो गया तो ये क्या बनाएगा, नॉन पोलर बनाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अमोनिया NH3 अपोजिट हो गया। देखिए हाइड्रोजन है एक अलग, एक नाइट्रोजन है अलग। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सब अलग अलग है। यानी कि ये भी क्या बनाएगा, पोलर बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरियम 58 तत्वों, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 58 होता है सीरियम का, तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक का सदस्य है, तो ये F ब्लॉक का सदस्य है। अगर आप लोग ने इसको, हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको पीछे बता चुके हैं कि 57 का 58 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 57 जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, 58 जो F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार जाइए, जो हम लोग ये 11वां पार्ट है, जो 10 पार्ट जो हम करवा रखे हैं, 10 पार्ट में किसी एक पार्ट में इसको अच्छे से करवा रखें पीरियोडिक टेबल को। आगे चलते हैं। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरता है कि इसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान निकालना। देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु है, पानी में इस तरह से तैर रहा है कि इसका 1/3 हिस्सा जो है ना पानी के नीचे है, 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, और वस्तु का जो घनत्व है ये n गुना है, किसका घनत्व से, पानी के घनत्व से, तो n का मान निकालने बोला है। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वस्तु का घनत्व बराबर द्रव का घनत्व इज इक्वल टू वस्तु के द्रव में डूबा हुआ हिस्सा डिवाइडेड बाय वस्तु का कुल आयतन। तो चलिए वस्तु का घनत्व कितना दे रखा है हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि जो पानी का जो द्रव का घनत्व है
द्रव का घनत्व, यानी कि यहाँ पे द्रव के रूप में किसको दे रखा है, पानी को, तो पानी का घनत्व को मान लेते, डेंसिटी को मान लेते डी, और इसका डेंसिटी जो अब जो है वस्तु का जो डेंसिटी है वो उसका कितना गुना है, एन गुना है, तो एन डी कर सकते हैं, एन डी इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हम डेंसिटी को डी माने हैं और बोला गया है कि जो वस्तु का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से 3 गुना है, तो पानी का डेंसिटी एन गुना है, तो पानी का डेंसिटी डी और वस्तु का घन डेंसिटी कितना हो जाएगा, एन डी, क्योंकि एन गुना है ज़्यादा, इज इक्वल टू वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन डिवाइडेड बाय वस्तु का कुल आयतन। तो वस्तु का कुल आयतन को अगर हम भी मान लेते हैं और डूबा हुआ आयतन किसका है, 1/3 है, तो v इंटू 1/3 यानी कि v/1/3 हो जाएगा, v इंटू 1/3। यहाँ से ये डी खत्म, ये डी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और n बराबर 1/3 ये आंसर में दे रखा है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, विघटन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या फिर ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कॉपर धातु, तो कॉपर ऑक्साइड दिया गया, तो कॉपर COO कॉपर ऑक्साइड, जब हम लोग इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बोला गया कि कॉपर धातु निकलता है और पानी निकलता है, जल निकलता है, H2O निकलता है। ठीक है, अगर कहीं पे देखिए, अगर कहीं पे हम लोग ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या आ जाता है यार, ठीक है, जब हाइड्रोजन निकलता है, रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन का हटना, रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो बोला गया है कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के साथ अब हाइड्रोजन अकेले ना होकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि जब कोई ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आंसर में आपको दे रखा ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका जो 3 नंबर वाला आंसर है ये सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर पूछा जाता कि पूरा रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो देखिए पूरा रिएक्शन में दोनों कंडीशन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन तो निकल रहा है, ठीक है, और ये बना क्या रहा है, H2O बना रहा है और कॉपर बना रहा था। ठीक है, ये तो बना रहा है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो कॉपर से निकल गया यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन में जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, या फिर इसी को बोलते हैं रिडॉक्स। आगे चलते, देखिए 5% बैटरी बचा हुआ, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसी बिंदु से पानी के अंदर पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। पक्षी तालाब के कितने अंदर यानी कि मीटर में उड़ा, मतलब तालाब के ऊपर कितने मीटर में उड़ रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन इसलिए लेके आए ना कि ये वाला क्वेश्चन NTPC में भी पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा चेंज है ये, और ये किसका क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, और यहाँ पे आंसर तो दे रखा, लेकिन आप लोग कमेंट में अभी बैटरी बहुत कम है इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं, कमेंट में आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका बना के किस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर जिससे नहीं बनेगा किसी बच्चे से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको इससे बाद जो 12वां पार्ट लेके आएंगे ना इसका, उसमें हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिटेल में बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द जंक्शन बिटवीन एन एक्सोन इंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व सेल कॉल्ड। देखिए जहाँ पे ना जब जो 2 नर्व सेल होता है, देखिए एक नर्व सेल ये है, ठीक है, जहाँ से एक्सोन, ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट को इसको एक्सोन बोला जाता है। बोला गया कि 2 नर्व सेल के जहाँ पे पहला नर्व सेल का जो एक्सोन जहाँ पे इंड होता है, और जहाँ पे दूसरे नर्व सेल का यहाँ पे दिया गया है दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइन, जो दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइन, यानी कि ये जो होता है ना डेंड्राइन होता है, देखिए ये जो इस तरह है ना, ये इसको बोलता है डेंड्राइन। ठीक है, जहाँ पे पहला का एक्सोन ख़त्म होता है और दूसरे का ख़त्म हो गया और दूसरे के डेंड्राइन से जुड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए
इसका एक्सोन यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा और इसका एक्सोन खत्म हो रहा और डेंड्राइट से जुड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सिनॉप्स बोला जाता है, सिनैप्स, सिनैप्स बोला जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनैप्स। ये आप लोग पिक्चर देख लीजिएगा आप लोग पूरा, ठीक है, इसको बोला जाता है सिनैप्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको, बैटरी पूरा ही लो हो गया मेरा, 5% बचा है। ठीक है, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्माण डैश द्वारा होता है। देखिए जूल्स लॉ किसने किसने पढ़ा है? अगर जूल्स लॉ पढ़ा होगा किसी ने तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक तार ले लिए, एक तार है ये ए बी, ठीक है, ए बी लंबाई वाला तार है। अब इस पर करंट दे रहे हैं आई, कितना समय के लिए? टी समय के लिए। तो जब करंट दिया गया तो जूल्स भाई साहब ने देखा कि अरे बेटा ये तो हीट होने लगा, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि कुछ तो चल रहा है। तो इसके लिए इसने हीटिंग इफेक्ट दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। ये क्या बोलता है कि H बराबर क्या दिया? आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ये जो आई है ये करंट की स्क्वायर और आर ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के कारण ही होता है, यानी कि जब करंट जाता है तो कोई तो उसको रोक रहा है ना, जब वो रोकेगा तो हीट होगा, तो आर होता है, तो आई स्क्वायर आर टी, यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होता? देखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई नहीं होता, डेंसिटी का होता है। डेंसिटी का क्या होता है? तो डेंसिटी का होता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है डेंसिटी का। सापेक्षिक घनत्व को कुछ भी नहीं होता है। दाब का होता है, दाब का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है उसको दाब कहते हैं। संवेग मोमेंटम, अब हम लोग जानते हैं संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का हम लोग को पता है केजी होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि सबको हमको मालूम है सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स हैव फील। देखिए 18 ग्रुप आप लोग किसने किसने पढ़ा है पीरियडिक टेबल में? 18वां ग्रुप कौन सा होता है? इनर्ट गैस का, या जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग जीरो गैस भी बोला जाता है। मतलब उसमें उसका जो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता, अक्रिय रहता है। ठीक है, उसमें हीलियन होता है, नियन होता है, आर्गन होता है, रेडन होता है, क्रिप्टन होता है, ठीक है, जेनन होता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हु प्रिडिक्टेड द एक्सटेंशन ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गैप इन हीज पीरियडिक टेबल। देखिए कहा गया कि निम्न में से किसने अपने पीरियडिक टेबल जब वो बना रहा था तो कुछ कुछ जगह छोड़ दिया था। वो किसने छोड़ा था? मेंडलीव ने छोड़ा था। और वो जो जगह छोड़ा था उसका क्या क्या नाम था? इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जगह छोड़ दिया, तो ये मेंडलीव ने छोड़ा था। इसको भी हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाला जितने भी पार्ट है उसमें बता चुके हैं मेंडलीव के बारे में पूरा डिटेलिंग पीरियडिक टेबल में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखिए जब कोई एक, अगर सिंपल वे में देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अगर कोई चीज़ होता है, मान लेते हैं एक बर्फ़ है, ये क्या है अभी सॉलिड में, ये पहले लिक्विड में होगा, अब जब इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये गैस बनेगा, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन क्या, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बन जाता है, डायरेक्टली गैस बन जाता है, लिक्विड फेज में आता ही नहीं, डायरेक्टली गैस बन जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यदि किसी ठोस वाष्प में रूपांतरित हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यदि किसी ठोस, यहाँ पे लिखना चाहिए कि डायरेक्टली वाष्प में रूपांतरित हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे, देखिए यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह, मैकेनिकल वेव दो होता है। क्या क्या होता है? एक तो होता है ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव, और एक होता है लाइट वेव। ठीक है, ये दो होता है मैकेनिकल वेव्स। बाकी रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और सूक्ष्म तरंगे ये मैकेनिकल नहीं होता, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। देखिए जब आप लोग ना जड़ का जब जड़ पढ़िएगा, रूट जब पढ़िएगा तब उसमें आपको राइजोम के बारे में बताया गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, जड़ नहीं, तना के बारे में जब आप पढ़िएगा तब होगा, ये तना ही होता है। देखिए इसमें क्या होता है? प्रकंद, सल्ककंद, कंद और घनकंद। प्रकंद क्या होता है? राइजोम क्या होता है? केला, हल्दी और अदरक। सल्क मतलब जिसमें छिलका होता है, जिसमें प्याज में होता है और लहसुन में होता है, तो बल्ब जिसको कहा जाता है, प्याज और लहसुन इसका एग्जाम्पल। कंद मतलब ट्यूबर, आलू। घनकंद जिसको बोला जाता है कॉर्न। जमीन कंद जिसको ओल बोलते हैं,
और कोलोकेशिया जिसको अरबी बोला जाता है, ये सब ज़मीन के अंदर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया प्रकंद, यहाँ पे राइजोम बोला गया जिसको हम लोग केला, हल्दी और अदरक। आप देख लीजिए कौन सा दिया गया आप लोग को, जिंजर यानी कि अदरक दे रखा है, तो आप लोग को अदरक हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या? 1/2 mv²। इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत पहले भी बना चुके हैं। जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाएगा तो आप लोग एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए 20 kg का मास दे रखा है और मीटर पर सेकंड, चलिए बना देते हैं आप लोग। 20 kg का मास दे रखा और हाफ, तो क्या बोला गया है? तो 1/2 mv², तो हाफ गुने एम का वैल्यू दे रखा है भी इतना, और भी का स्क्वायर 5 × 5 = 25, तो 2 से काट देते हैं 10, 1 जूल इधर, 250 जूल। ठीक है, आइए देखिए एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्किन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन तीसरा में आता है CnH2n-2, CnH2n-2। अगर एल्केन पूछता तो CnH2n+2, और अगर एल्किन पूछता तो CnH2n। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? देखिए ये होता है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ही धातु बहुत ही नरम होता है, उसको दोनों ही काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम एग्जाम में दोनों ही दे रखा था, इसलिए इसको ना सारे स्टूडेंट के लिए इसको इग्नोर कर दिया गया, और इसका आंसर दोनों ही होगा, सोडियम भी होगा और पोटेशियम भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट इन द डैश ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड अलगी। अलगी किसको बोला जाता है? देखिए हमने थेलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस सबको अच्छा से बता रखे हैं आप लोग। एक बार देखिएगा पिछले वाला, और जिसमें कुछ भी नहीं होता ना उसको थेलोफाटा बोला जाता है, और जिसमें कुछ भी नहीं होता उसी को अलगी बोलते हैं। जो अलगी ग्रुप में आता है उसको थेलोफाटा बोला। इसका मतलब फूल और फल तो इसमें होता ही नहीं है, जड़, तना, पत्तियाँ कुछ भी नहीं होता, बस एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको थेलोफाटा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? गैल्वेनोमीटर में किस चीज़ का किस धातु के जो लेयर चढ़ाया जाता है? लोहा में, जिसके कारण वो जंग नहीं लगता, तो जिंक का, जेडन का चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस के प्रकार और इसके देखिए प्रकार, लेंस के प्रकार जहाँ भी माइनस रहेगा, माइनस साइन, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अब देख लीजिए, अवतल दर्पण किसमें? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस ये दो होगा। अब देखिए दोनों में से अब क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्लस होता है, अवतल में माइनस होता है। -2 डायोप्टर कहा गया पावर, और पावर बराबर क्या होता है? 1/f, यानी कि फोकस लंबाई होता है। तो हमको निकालना क्या है? फोकस लंबाई नंबर एफ निकालना। एफ अगर निकालना तो एफ बराबर अब क्या हो जाएगा? 1/pp का वैल्यू कितना दे रखा? -2.5, यानी कि अब हम लिख सकते हैं एफ बराबर 1 यानी कि यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा, -2.5। ठीक है, अगर यहाँ से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूगुनी 10 और 5 × 5 = 25, 2/5 कितना हो जाएगा? तो 0.40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? यार 1/2 mv², 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसका गति को दोगुना कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर हम v को दोगुना कर दे रहे हैं तो 2 दूगुनी 4 और v का स्क्वायर, तो ये 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम बता रखे हैं गाइज। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब अभी है समय तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अभी पावर है थोड़ा सा। क्या होता है? 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, 1/2 mv²। अब बोला गया कि इसको दोगुना कर दे रहे हैं, हम वेलोसिटी को दोगुना कर दे रहे हैं, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी डैश ले लेते हैं। ठीक है, बराबर 1/2 m और v का स्क्वायर को दोगुना, यानी कि ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 दूगुनी 4, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ पे 4 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि यही 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक है गाइस। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।